तीनों गांव की ओर निकल जाते हैं। मैंने बहुत विनती की कि मेरे पिताजी। पीछे देखो, मैं तुम्हारे ही पास हूँ। ओ, ये तो बहुत बुरा। भैया, ओ भैया, क्या हुआ? आज आप इतनी देर तक सो रहे हैं? क्या बात है भैया, आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? हाँ बहन, लगता है मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, थकान सी तो लग रही है। भैया आप एक काम करो, आज आप आराम करो, जंगल से लकड़ियां मैं ले आती हूँ। नहीं बहन, तुम जंगल मत जाओ, मैं हूं ना। मेरे होते हुए मेरी बहन को जंगल जाना पड़ेगा क्या? भैया, आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए बोल रही थी। और अगर थोड़ी बहुत भी घर पर लकड़ियां होती तो आज आपको जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन घर में बिल्कुल भी लकड़ियां नहीं बची हैं। सारी लकड़ियां खत्म हो गई। कोई बात नहीं, मैं अभी जंगल जाकर लकड़ियां ले आता हूँ। लकड़ियां बेचने के लिए भी तो चाहिए, वरना घर का गुजारा कैसे चलेगा। विक्रम अपनी कुल्हाड़ी उठाता है और जंगल के लिए निकल पड़ता है। भैया, ये रोटी की पोटली तो रख लीजिए। हाँ हाँ, लाओ बहन। विक्रम रोटी की पोटली रखता है। ठीक है बहन, तुम अपना ख्याल रखना, मैं जल्दी ही घर वापस आ जाऊंगा। ठीक है भैया, आप भी अपना ख्याल रखना। विक्रम जंगल की ओर निकल जाता है। रास्ते में उसे धर्मपुर गांव का एक दूसरा लकड़हारा मिलता है। अरे विक्रम, लकड़ियां लेने जा रहे हो क्या? हाँ काका, मैं लकड़ियां लेने जा रहा हूँ जंगल। ठीक है, जाकर ले आओ, पर याद रहे जंगल में पूर्वी दिशा की ओर मत जाना। सुना है वहां से कुछ अजीब अजीब सी आवाजें आती हैं। कल तो अपना बिरजू बता रहा था, एक औरत उसे आवाज दे रही थी, लेकिन वो डर के मारे वहां से भाग गया। अच्छा कोई बात नहीं, मैं नहीं डरता किसी भूत प्रेत से, जो भी होगा देखा जाएगा। हाँ बेटा, हम लकड़हारे करे तो करे क्या, एक ही तो साधन है हमारे पास, लकड़ी काटकर पैसे कमाना। और उस पर भी ऐसी ऐसी चीज अगर हम सुनेंगे तो क्या ही होगा हमारा। सभी तुम्हारी तरह बहादुर थोड़ी ना होते हैं बेटा। मुझे जैसे ही ये बात बिरजू ने बताई, मैं तो उल्टे पांव लौट आया। जान है तो जहान है बेटा। अरे सुरेश काका, चलो मेरे साथ, कुछ नहीं होगा। ये सब कहने की बात है, भूत प्रेत कुछ नहीं होता है। नहीं नहीं, मैं नहीं आऊंगा, मुझे बहुत डर लगता है। वो औरत कहीं चुड़ैल निकली तो। ठीक है काका, मैं चलता हूँ फिर। हाँ बेटा, तुम अपना ख्याल रखना और जंगल में ध्यान से जाना। विक्रम जंगल की ओर बढ़ जाता है। आज तो यहाँ कहीं भी सूखी लकड़ियां मिल ही नहीं रही हैं, अब क्या करूं? विक्रम की एक अच्छी आदत थी, वो कभी गीली लकड़ियां नहीं तोड़ता था, हमेशा सूखी लकड़ियां काटता था। एक काम करता हूँ, मैं आगे जाकर देखता हूँ, शायद आगे कुछ सूखी लकड़ियां मिल जाएं। विक्रम उस घने जंगल में आगे बढ़ जाता है। अरे, इस जगह तो सुरेश काका ने आने के लिए मना किया था। खैर जाने दो, मुझे तो लकड़ियों से मतलब है। अगर लकड़ियां नहीं मिली तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? और अभी तो मुझे बहुत सारे पैसे कमाने हैं, तभी तो अपनी बहन की शादी कर पाऊंगा। नहीं, मुझे जाना ही होगा। विक्रम उस घने जंगल में आगे बढ़ जाता है। अरे वाह, यहाँ तो बहुत सारी सूखी लकड़ियां पड़ी हैं। मैं जल्दी से इन्हें अपनी कुल्हाड़ी से काट लेता हूँ। विक्रम जैसे ही कुल्हाड़ी से लकड़ी काटना शुरू करता है, तभी उसे किसी के रोने की आवाज आती है। हे भगवान, रक्षा करना, इस घने जंगल में अभी कौन रो रहा है? विक्रम आसपास देखता है, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आता। तभी और जोर जोर से रोने की आवाज आने लगती है। ये क्या? आसपास तो कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है और रोने की आवाज भी आ रही है। अरे कौन है? कौन है वहां पर? रो कौन रहा है? विक्रम आगे बढ़कर देखता है, जहां एक लड़की एक पेड़ के नीचे बैठी रो रही थी। लड़की बहुत सुंदर थी, जिसे देखकर विक्रम की आंखें उससे हट ही नहीं रही थी। अरे कौन हो तुम और रो क्यों रही हो? क्या हुआ है तुम्हें? अरे क्या हुआ? बताओ ना, तुम रो क्यों रही हो?
और इस जंगल में अकेले क्या कर रही हो? और तुम्हारा नाम क्या है? जी मेरा नाम अनन्या है। मैं यहीं पास में ही रहती हूँ। पास में कहाँ? क्या तुम इस जंगल में रहती हो? हाँ, यहीं पास में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है। मैं वहीं रहती हूँ। पर इस जंगल में तुम अकेले कैसे रहती हो? क्या तुम्हें यहाँ पर डर नहीं लगता? नहीं, मेरे साथ मेरे बूढ़े पिताजी रहते हैं। लेकिन फिर भी तुम इस जंगल में क्यों रहती हो? गांव में रहो, वहां सब है। यहाँ तो तुम्हें कोई दिक्कत परेशानी हो जाए तो तुम किससे मदद मांगोगी? जैसे अभी तुम रो रही हो, वैसे आप रो क्यों रही थी अभी? मेरी बकरी ना जाने कहाँ चली गई। मैं उसे यहीं छोड़कर लकड़ी काट रही थी। जब मैं उसके पास आई तो वो यहाँ से गायब थी। ना जाने मेरी बकरी कहाँ चली गई। बहुत देर से खोज रही हूँ, लेकिन वो मुझे मिल ही नहीं रही। अच्छा, ऐसी बात है। चलो, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। साथ में मिलकर उसे खोजते हैं। विक्रम अनन्या के साथ बकरी को खोजने लगता है। तभी उसकी नजर एक बड़े गड्ढे पर जाती है जहां बकरी फंसी हुई थी। वो देखो, वो रही तुम्हारी बकरी। शायद वो उस गड्ढे में यहाँ से आते समय गिर गई होगी। विक्रम बकरी को गड्ढे से बाहर निकालता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपकी वजह से मेरी बकरी मुझे मिल गई। इसमें धन्यवाद कहने की कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। चलो, अब मैं चलता हूँ। ठीक है। विक्रम कुछ सूखी लकड़ियां उठाता है और अपने घर की ओर जाने लगता है। तभी वो पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन अनन्या वहां से गायब मिलती है। अरे, इतनी जल्दी ये लड़की गई कहाँ? सुरेश काका ने कहा था शायद वो लड़की तो नहीं। खैर, मुझे क्या, अंधेरा भी होने लगा है। मुझे घर जाना चाहिए। विक्रम लकड़ी उठाता है और अपने घर आ जाता है, लेकिन जैसे ही वो घर पहुंचता है, वो देखता है सावित्री रसोई में बैठी बैठी रो रही है। सावित्री, क्या हुआ बहन? तुम रो क्यों रही हो? आज घर पर महाजन आए थे भैया। ओह, क्या कहा उन्होंने? कहा 2 दिन के अंदर मेरा पैसा नहीं दिया तो घर से निकाल दूंगा। भैया, हम कहाँ से लाएंगे इतने सारे पैसे? वो पैसे जो हमने कभी लिए ही नहीं, वो पैसे हम महाजन को कैसे देंगे? क्या बताऊं बहन, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक तो जंगल में सूखी लकड़ियां कम होती जा रही हैं और ऊपर से ये परेशानी। महाजन ने एक बात और बोली है भैया। अच्छा, क्या बोला उन्होंने? और बताओ बहन मुझे। यही कि अगर 2 दिन में पैसे नहीं दिए तो या तो घर खाली करना पड़ेगा या फिर मुझे उनसे शादी करनी पड़ेगी। उसकी इतनी हिम्मत, वो मेरी बहन से ऐसी बात करता है? आज मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। नहीं भैया, जाने दो, हम कुछ नहीं कर सकते। उसका महाजन बहुत पैसे वाला है और उसके पास बहुत सारे गुंडे भी हैं। आप कुछ करिए भैया, वरना वो महाजन मुझे यहाँ से सच में ले जाएगा। अगर हमने उसके पैसे समय पर नहीं दिए तो। ठीक है बहन, मैं कुछ सोचता हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसे आपको ले जाने नहीं दूंगा। उसके पैसे उसके मुंह पे मारूंगा। वक्त आने दो, कहीं से भी मैं पैसे लाता हूँ। विक्रम खाना खाता है और अपने बिस्तर पर आकर लेट जाता है, लेकिन उसे सारी रात नींद नहीं आती। बहन की चिंता उसे बहुत परेशान करती है। ना जाने पिताजी ने महाजन से कौन सा कर्ज लिया था और उसे चुकाया भी नहीं। ना ही उन्होंने मुझे बताया। बस महाजन के पास जो कागज है उस पर पिताजी का अंगूठे के निशान इतना ही है, और इसके अलावा मुझे तो कुछ पता भी नहीं है। हे ऊपर वाले, कुछ रहम कर मुझ पर, कुछ रहम कर ऊपर वाले। मैं बहुत मेहनत करूंगा, आपसे ढेर सारी लकड़ियां लेकर आया करूंगा और बाजार में बेचा करूंगा। उससे जितना भी पैसा आएंगे उन सभी पैसों को मैं महाजन को दे दूंगा। लेकिन कभी अपनी बहन को उस मक्कार महाजन के पास नहीं जाने दूंगा। मैंने अपनी माँ से वादा किया था कि मैं अपनी बहन का पूरा ख्याल रखूंगा, उसे कोई तकलीफ भी नहीं आने दूंगा। बहना, मैं जंगल जा रहा हूं।
भैया आज इतनी जल्दी क्यों? बहन, आज तो मुझे बहुत मेहनत करनी है। महाजन का कर्ज जल्द से जल्द चुकाना है। ओह मेरे प्यारे भैया, आपको मेरी कितनी फिक्र है। मैं नहीं करूंगा तेरी फिक्र तो और कौन करेगा बहन। मैंने माँ से वादा किया है कि आपको कोई तकलीफ नहीं आने दूंगा। चल, मैं आप चलता हूं बहन। भैया, मैंने आपके लिए रोटी तो बनाई ही नहीं। मुझे नहीं पता था आप इतनी जल्दी लकड़ियां काटने निकल जाएंगे। पता होता तो मैं पहले ही बना के रखती। कोई बात नहीं, जंगल में बहुत सारे बेर लगे हैं, मैं आज उन्हीं से अपना काम चला लूंगा। ठीक है भैया। विक्रम अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल जाता है और जंगल में लकड़ियां काटना शुरू कर देता है। विक्रम लगातार 3 से 4 घंटे लकड़ियां काटता है। उसकी कुल्हाड़ी की आवाज सारे जंगल में शोर मचा रही थी। उसकी मेहनत सारा जंगल देख रहा था और एक कोने में छुपी हुई वो लड़की भी। मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। बड़ी जोरों की भूख लग रही है। क्या करूँ? आज तो रोटी लाया ही नहीं। तभी विक्रम की नजर उन मीठे बेरों पर जाती है। एक काम करता हूं, आज इन्हीं बेरों से काम चला लेता हूं। विक्रम बेर तोड़ता है और खाने लगता है। तभी वो लड़की उसके पास आती है और कहती है, अरे ये क्या कर रहे हैं आप? तुम यहाँ कैसे? हाँ मैं। पर आप ये क्या कर रहे हैं? अगर आपने ये मीठे बेर खा लिए तो गजब हो जाएगा। क्यों? क्या गजब हो जाएगा भला? अरे ये मीठे बेर मैं तोड़ती हूँ और बाजार में बेचती हूँ। ये सभी बेर मैंने ही लगाए हैं। अब आप ही बताइए, अगर आप इन बेरों को खा लेंगे तो मैं क्या बेचूंगी? ओह, मुझे माफ करना, अब मैं इन बेरों को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। अरे मैं मजाक कर रही हूँ। इतने सारे बेर हैं, जी भर कर खाओ और अपने घर भी ले जाओ। ये कम होने वाले नहीं हैं। नहीं नहीं, ये आपके लगाए पेड़ हैं। मैं आज के बाद इनसे दूर ही रहूंगा। हाय, तुम कितने भोले इंसान हो। तुम बड़े नेक दिल इंसान हो वाकई। अच्छा जी। कुछ नहीं, बस आपकी कुल्हाड़ी की आवाज से आज सारा जंगल जल्दी जाग गया है। ऐसा भी क्या लालच कि खाने पीने की सुध भी भूल जाओ। इसे लालच नहीं कहते हैं। इंसान की मजबूरियां उसे हर मुश्किल काम करने पर मजबूर कर देती है। खैर तुम जाओ, मैं थोड़ी और लकड़ियां काट लूं, फिर घर चला जाऊंगा। वैसे मैंने आज बहुत ही स्वादिष्ट कुछ बनाया है। क्या आप मेरे साथ खाएंगे? नहीं, मुझे लकड़ियां काटकर घर जाना है। विक्रम अपनी उतनी ही लकड़ियां उठाता है और अपने घर की ओर निकल पड़ता है। इस इंसान के मन में ना कोई लालच है और ना ही कोई ईर्ष्या। आज के ज़माने में ऐसे लोग बहुत कम देखने को मिलते हैं। बेचारा लगता है बहुत परेशान है, फिर भी किसी से कोई मदद नहीं लेना चाहता। मैं इस जैसे आदमी की ही तो कई वर्षों से तलाश कर रही थी। आज मेरी तलाश पूरी हो गई। भैया आप आ गए। हाँ बहन। आज मैंने आपके लिए जल्दी से खाना बना लिया। आज आप बहुत थक गए होंगे ना भैया? नहीं बहन, मैं नहीं थका। चल आजा, साथ मिलकर खाना खाते हैं। भैया भैया उठो, जल्दी उठो। क्या हुआ बहन, तुम चिल्ला क्यों आई हो? भैया आपकी मेहनत पर पानी फिर गया। देखो, कल जो आप लकड़ियां लेकर आए थे वो बारिश में भीग गई। क्या बारिश हो रही है? बारिश हो गई भैया। रात भर बारिश हुई और हमें पता ही नहीं चला। सारी लकड़ियां भीग गई। हे भगवान, अब क्या होगा? अब तो कोई गीली लकड़ी लेगा भी नहीं। ये क्या हो गया? महाजन भी कल पैसा लेने आएंगे। मैं क्या करूंगा भगवान? भैया आप फिक्र मत करो, मुझे उस महाजन में कोई कमी नहीं लगती। मैं उससे शादी करने को तैयार हूं। पागल हो गई है क्या तू? ये क्या कह रही है? बहन, तेरा भाई अभी जिंदा है। लेकिन हमारी किस्मत मर चुकी है भैया। सावित्री,
तुम्हें अपने भाई पर भरोसा नहीं है क्या? मुझे आप पर पूरा भरोसा है भैया। तो कोई बात नहीं, लकड़ियां गीली हुई हैं, हमारी किस्मत नहीं। चल अब तू कुछ बना दे मेरे लिए, मैं कुछ देखता हूँ। विक्रम मन में कुछ सोचता है। जंगल की लकड़ियां तो सारी गीली हो गई होगी, क्यों ना मैं उन बेरों को बाजार में बेच दिया करूं। जो जंगल में लगे हैं वो तो उस जंगल में बहुत सारी लगी हैं। अनन्या से कहूंगा कुछ मुझे तोड़ लेने दिया करो। विक्रम यही सोचकर जंगल की ओर निकल जाता है और अनन्या को जंगल में खोजने लगता है, लेकिन वो कहीं नहीं मिलती। अनन्या ने तो कहा था पास में ही एक बरगद का पेड़ है, वो उसी के पास रहती है। मुझे वो बरगद का पेड़ ढूंढना चाहिए। विक्रम सारे जंगल में बरगद का पेड़ ढूंढता है और बरगद का पेड़ ढूंढते ढूंढते वो जंगल के बहुत अंदर चला जाता है। वो रहा बरगद का पेड़, लेकिन यहाँ तो आसपास कोई झोपड़ी या घर दिखाई ही नहीं दे रहा। विक्रम उस बरगद के पेड़ के आसपास अनन्या को बहुत खोजता है, लेकिन उसे कहीं अनन्या नहीं मिलती। विक्रम उदास हो जाता है और उसी बरगद के पेड़ के नीचे बैठ जाता है। मुझे मान लेना चाहिए, सच में मेरी किस्मत खराब है। मैं कितनी भी मेहनत कर लूं, कुछ नहीं होने वाला है। विक्रम के पास अब कोई रास्ता नहीं रहा। उसे डर था कि आज अगर महाजन के पैसे नहीं दिए तो महाजन उसकी बहन को कहीं अपने साथ लेकर न चले जाए। क्या करूं मैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैंने जो अपनी माँ को वादा किया था वो भी पूरा नहीं कर पा रहा हूं। मुझे जीने का कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं है। विक्रम बहुत रोता है। तभी उसकी नजर उसके हाथ वाली कुल्हाड़ी पर जाती है। वो उससे खुद को मारने ही वाला था कि तभी एक आवाज आई। रुक जाओ, खुद को खत्म करने से क्या होगा? क्या तुम बुद्धि हो? क्या तुम्हें खुद पर से विश्वास उठ गया है? कौन है? कौन 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 बोल रहा है? पीछे देखो, मैं तुम्हारे ही पास हूं। ये जो बरगद का पेड़ तुम देख रहे हो, मैं इसी से बात कर रहा हूं। ये क्या, आप तो एक पेड़ हैं, फिर भी आप बोल रहे हो? मैंने तो पहली बार एक बोलता हुआ पेड़ देखा है। कहीं आपको ही? अरे तुम डरो मत, मैं कोई गानो या दैत्य नहीं हूं। मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। अनन्या ने तो कहा था वो यहीं कहीं रहती है, लेकिन वो... क्या हुआ? तुम किसी को ढूंढ रहे हो क्या? हाँ, जो यहाँ इस जंगल में मुझे एक लड़की मिलती है, उसने अपना घर का पता इसी बरगद के पेड़ के पास बताया था, लेकिन वो मुझे कहीं नजर ही नहीं आ रही है। मैं कब से उसे ढूंढ रहा हूं। तुम जिस लड़की को कब से ढूंढ रहे हो वो यहीं रहती है। अच्छा, पर वो मुझे कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रही? अनन्या पेड़ के पीछे से आती है। ओह, तो मैं तुम्हें ही देख रहा था। अनन्या, ये सब क्या है? ये कैसा पेड़ है जो बात कर सकता है? विक्रम, यह पेड़ मेरे पिताजी हैं, जो एक श्राप के कारण इस जंगल में पेड़ रूप में हैं। हम वर्षों से तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। मेरा इंतजार? पर क्यों? मेरे पिताजी और मैं तुम्हारे ही गांव में रहते थे, लेकिन एक दिन जब मैं और पिताजी जंगल आए तब मैं अपनी बकरी चरा रही थी और मेरे पिताजी लकड़ियां काट रहे थे। तभी एक सिद्ध बाबा वहां से गुजर रहे थे। मेरे पिता जिस पेड़ के ऊपर बैठकर लकड़ियां काट रहे थे, वह उसी लकड़ी के नीचे बैठ गए और आराम करने लगे। जैसे ही डाल कटी, सीधे उनके सिर पर आकर लगी और उनकी नींद टूट गई। सिद्ध बाबा बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने पिताजी को पेड़ बन जाने का श्राप दे दिया। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ तुम्हारे पिताजी के साथ। लेकिन तुम कैसे इस जंगल में रह गई? मैंने बहुत विनती की कि मेरे पिताजी ने जानबूझकर गलती नहीं की, उन्हें माफ कर दो। तब उन्होंने बताया, बेटी, अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, लेकिन एक उपाय है। वो क्या बाबा? जब कोई तुम्हारे ही गांव का ईमानदार और नेक इंसान इस जंगल पर आएगा और वो तुमसे इसी बेर के नीचे शादी करेगा, तब तुम्हारे पिताजी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ओह, तो ये सब बात है। आप वही हैं जिसका मुझे वर्षों से इंतजार था। क्या आप मुझसे शादी करेंगे? विक्रम बहुत सोचता है। ठीक है,
अगर ऐसा करने से तुम्हारे पिताजी ठीक हो जाते हैं तो मैं तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। विक्रम और अनन्या उसी पेड़ के नीचे शादी कर लेते हैं। मेरे बच्चों, तुम दोनों हमेशा खुश रहो। ऐसा कह वो बरगद का पेड़ एक आदमी में बदल जाता है। मैंने तुमसे शादी तो कर ली है, लेकिन अब मैं तुम्हें रखूंगा कहाँ? मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ, मेरे सिर पर बहुत कर्ज है। बेटे, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं हूं ना, चलो मेरे साथ। तीनों गांव की ओर निकल जाते हैं। महाजन विक्रम के दरवाजे पर ही खड़ा था। जैसे ही उन दोनों बाप बेटी को देखता है, महाजन चौंक पड़ता है। अरे जमींदार जी, आप इतने सालों बाद कहाँ चले गए थे आप? जमींदार, ये क्या कह रहे हो महाजन जी? महाजन जी, ये कोई जमींदार नहीं है, ये तो बेचारा मामूली से लकड़हारा है। तू नहीं जानता, मैं बहुत अच्छे से जानता हूं इन्हें। ये हमारे गांव के जमींदार जी हैं, जो कुछ बरसों से पहले गांव से गायब हो गए थे। अनन्या, ये सब क्या है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। दरअसल महाजन जी सही कह रहे हैं। मेरे पिताजी कोई लकड़हारे नहीं हैं, वो इस गांव के बहुत पुराने जमींदार हैं। फिर वो सब क्या था अनन्या? वो सब एक योजना थी, क्योंकि उस दुष्ट बरगद के पेड़ ने मेरे पिताजी को अपनी तरह बना दिया था। अरे क्यों? क्योंकि मेरे पिताजी जानते थे वो बरगद का पेड़ कोई मामूली पेड़ नहीं है। उसकी हर एक डाल, हर एक टहनी, पत्तियां हीरे जवाहरात की बनी हुई है। जब वो उस पेड़ को कुल्हाड़ी से काटने गए, तब उस पेड़ ने मेरे पिता को भी अपनी ही तरह पेड़ बना दिया। ये तुमने क्या किया मेरे साथ? मैं तो तुम्हारी सहायता करने के लिए ये सब किया था, लेकिन तुमने तो मेरा इस्तेमाल किया है। तुमने अच्छा नहीं किया है। तुम्हारा इस्तेमाल मैंने अपने फायदे के लिए किया था, क्योंकि तुम एक बहुत ही ईमानदार और साफ दिल इंसान हो। मैंने बहुत लोगों के साथ कोशिश की, लेकिन वो सभी उस लायक नहीं थे जिससे मेरे पिताजी दोबारा ठीक हो जाते। इसलिए मैंने तुम्हारा इस्तेमाल किया। अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। चलिए पिताजी। अनन्या इतना कहकर अपने पिता के साथ घर चली जाती है। कहाँ है मेरे पैसे? ला मुझे दे, वरना घर खाली कर या अपनी बहन को मुझे सौंप दे। निकल जा इस घर से। महाजन जी, मेरे पास अभी कोई पैसे नहीं हैं। मुझे कुछ दिनों की मोहलत दे दो, मैं आपके पैसे दे दूंगा। हर एक कमबख्त बहुत मोहलत दे दी तुझे, अब नहीं। जा, निकल जा इस घर से। विक्रम अपनी बहन सावित्री को लेकर निकल जाता है। कुछ देर यहाँ वहाँ भटकने के बाद, भैया मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है। हमें यहाँ कोई खाने पीने नहीं देगा बहन। चलो, जंगल में बहुत सारी बेर लगी हुई है, हम वहीं चलते हैं। विक्रम अपनी बहन को उन्हीं बेर के पास ले आता है। ये बेर बहुत मीठे हैं बहन, तुम इन्हें खा लो। विक्रम सारे जंगल में और भी खाने पीने की चीज ढूंढता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता। तभी उसे एक टूटी फूटी झोपड़ी दिखाई देती है। बहन, वो देखो, क्यों ना हम इसी झोपड़ी को अपना घर बना लें? हाँ भैया, वैसे भी गांव वाले और रिश्तेदार तो सिर्फ नाम के ही हैं। दोनों उस झोपड़ी में बहुत मेहनत करते हैं और अच्छी झोपड़ी बनाकर रहने लगते हैं। जब सावित्री और विक्रम जंगल में लकड़ियां काट रहे होते हैं, तभी उन्हें एक रहस्यमयी पेड़ मिलता है, जिसकी शाखाएं सोने की तरह चमक रही थीं। भैया, इस पेड़ को तो देखो, कितना चमक रहा है। यह पेड़ ऐसा लग रहा है जैसे सारा का सारा सोने का बना हो। अब नहीं, अब मुझे ऐसे पेड़ के पास नहीं जाना। वैसे भी उस आदमी ने और उस लड़की ने मेरा इस्तेमाल करके मुझे बहुत दुख पहुंचाया है। चलो यहाँ से। मैं सब जानता हूँ बेटे। ये क्या? ये पेड़ तो बात कर रहा है। हाँ, मैं बात कर सकता हूँ। मैं हर महीने एक बार इस जंगल में प्रकट होता हूँ। मेरी सारी शाखाएं, पत्तियां सब सोने की है। मैं जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए हर महीने प्रकट होता हूँ। लेकिन लोगों का लालच ही कम नहीं होता और वे मुझे काटने को उतर हो जाते हैं।
तुमने जिस आदमी को उस पेड़ से मुक्त करवाया उसे मैंने ही पेड़ बनाया था, क्योंकि वो मेरी सारी टहनियां, सारी शाखाएं काटने आया था। हे पेड़ देवता, मुझे कुछ नहीं चाहिए और ना ही मैं लालच में आकर आपको नुकसान पहुंचाऊंगा। तुम एक अच्छे इंसान हो विक्रम, लेकिन मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। तुम इतने परेशानी में रहकर भी मुझसे कुछ नहीं चाहते। ये बताता है कि तुम बिल्कुल भी लालची नहीं हो और अपनी मेहनत पर विश्वास रखते हो। पेड़ एक सोने से भरा घड़ा जादू से विक्रम के हाथों में दे देता है। ये लो, इसमें तुम अपनी बहन की शादी अच्छे से कर सकोगे और अपने लिए एक नया घर भी बनवा सकोगे। बाकी तुम्हारी मेहनत तो है ही। इतना कहकर पेड़ गायब हो जाता है। भैया, इतना सारा सोना, अब तो हम अच्छे से अपना घर बनवा सकते हैं। विक्रम उसी जंगल में अपना बहुत बड़ा महल बनवा लेता है, जिसकी चमक दूर तक जाती है। दूर गांव के लोग रात में उस घर की चमक देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं और अपने अपने बेटे के लिए सावित्री का रिश्ता लेकर जाते हैं। ये क्या, विक्रम की किस्मत अचानक जगमगा गई। लगता है कोई खजाना हाथ लग गया है इसके।